सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम विज्ञान की, और विज्ञान का ये 15वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि आपकी जो विज्ञान की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर क्वेश्चन नंबर 376 यानी कि 351 से 376 तक की। इस वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए तो आपको PDF प्राप्त करने के लिए विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज DK MPPSC एकेडमी को जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के, और निवेदन करूँगा कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। पहला प्रश्न निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें समस्थानिक नहीं है ये पूछा गया है। चलिए सबसे पहले तो हमें ये समझते हैं आखिर समस्थानिक कहते किसे हैं। समस्थानिक वो होता है जो जिसके अंदर जिस पदार्थ के अंदर या जिस परमाणु जिसके अंदर परमाणु संख्या, जिस अणु के अंदर जो है परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, या फिर जिसे कहा जाए परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या जिसकी समान हो वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। और परमाणु भार भिन्न हो, समस्थानिक, या इंग्लिश में से आइसोटोप कहा जाता है। देखिए, तो ये जो कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। चलिए अब देखते हैं प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम जो है ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूथेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, लेकिन ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, O3 इसका सूत्र है, और ये जो है समस्थानिक नहीं है। ये वायुमंडल में पाया जाता है और पृथ्वी पर एक कंबल की भांति काम करता है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को आने से ओजोन रोक लेता है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक की बात चल रही है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आवर्त नियम आखिर होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो आवर्त नियम होते हैं उनकी जो खोज की थी वो की थी मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं और उनके अंदर जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, जैसे कि पदार्थों के अंदर रासायनिक गुण के किससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, धातु होगा, चुंबक होगा या नहीं होगा, तो ये उसके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। तो ये जो गुण होते हैं ये डिपेंड करते हैं परमाणु भार पर, यानी ये परमाणु भार के आवृत्त फलन होते हैं। और आवृत्त फलन का मतलब होता है कि समान गुणधर्म के जो पदार्थ हैं, जिनके गुणधर्म यानी जिनकी कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, वो एक नियमित अंतर पर हमें जो पेरियोडिक टेबल है यानी आवर्त सारणी है उसके अंदर एक नियमित अंतर पर हमें वो मिलते हैं। ये किसने कहा था? मेंडलीव साहब ने। और कब कहा था? 1869 में। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये परमाणु भार से नहीं मिलते, ये मिलते हैं परमाणु संख्या से। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या से पहले वाले प्रश्न में समझ चुके हैं। और ये कहा था मोसले साहब ने। मोसले साहब ने ये सिद्ध किया कि जो पदार्थ होते हैं उनके भौतिक रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवृत्त फलन होते हैं, यानी कि ये समान गुणधर्म वाले तत्व जो होते हैं, जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर एक नियमित अंतर पर हमें प्राप्त होते हैं। और ये मोसले साहब ने कहा था, इसलिए आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक हैं वो मोसले साहब हैं, मेंडलीव साहब नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? आखिर क्यों जो होती है थकान अनुभव होती है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी इसका कारण नहीं है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट इसका कारण नहीं है, ग्लूकोज का अपक्षय जो होता है वो इसका कारण है। देखिए कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है।
लेकिन जब हम कोई कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो उसके पश्चात क्या हो जाता है, कार्य करने के लिए मांसपेशियों को और कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है वो बर्न होता है, वो जलता है और उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब हम कठिन काम और जो शारीरिक कार्य करते हैं उसके बाद जो ग्लूकोज अवक्षय हो जाता है, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और उसी के कारण हमें क्या होता है, थकान का अनुभव होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उद्दीपक दवाएं क्या होती हैं, पहले तो ये समझ लें। उद्दीपक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर को उत्तेजित कर देती हैं और जिनसे हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इनके सेवन के बाद अस्थायी रूप से, ध्यान दीजिएगा स्थायी रूप से नहीं आता, शरीर में स्फूर्ति आती है और अतिरिक्त ऊर्जा आती है, हम खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस करने लगते हैं। तो ये जो होता है इसका शरीर पर प्रभाव होता है। नींद आना प्रभाव नहीं होता। ध्यान दीजिए, उद्दीपक आप दवा का सेवन करेंगे तो नींद नहीं आएगी। खासकर स्पोर्ट्स में ये शरीर का जो दिखाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए इन चीज़ों ये उद्दीपक दवाओं का यूज़ बहुत किया जाता है। उनमें से स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड वो एक प्रकार का उद्दीपक है। बेहोशी आना भी इसके कारण नहीं होता और फिर में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति और आंतरिक ऊर्जा का संचार ये करती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है उसके किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, यानी किसके लिए वह अवरोध उत्पन्न करती है। तो शरीर की ऊष्मा जो होती है उसके क्षय होने से ये रोक लेती है और यही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात भार का अनुपात है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए तो H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। लेकिन अगर भार के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके लिए बहुत ही उल्टा ये हो जाता है। देखिए भार के हिसाब से 1:8 के अनुपात में ये रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के का 1 और ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलाकर 9 ग्राम, माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन का 1 ग्राम भार और हाइड्रोजन का 1 ग्राम भार और ऑक्सीजन का 8 ग्राम भार मिलाकर ये बनाता है 9 ग्राम पानी। तो ध्यान दीजिएगा, भार के हिसाब से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 9 ग्राम ऑक्सीजन। आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है। देखिए आवर्त सारणी का जो लंबा रूप होता है वो निर्भर करता है परमाणु संख्या के आधार पर, क्योंकि जिस जो आवर्त सारणी यानी पेरियोडिक टेबल होती है जिसमें जिस पदार्थ का परमाणु संख्या जो होती है उसे उसी अनुपात में लिखा जाता है। तो इसलिए ये जो डिपेंड करता है कि परमाणु संख्या किसी पदार्थ की परमाणु संख्या क्या है और उसी के अनुसार उसको लिखा जाता है और उसी से आवर्त सारणी बनी होती है। सीसा का अयस्क है, यानी कि सीसा जो होता है वो सीधा प्राप्त नहीं होता, सीसा एक धातु और वो प्राप्त होता है, जैसे हम लोहे को देखें तो लोहा सीसा, या फिर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम जो होता है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो सीसा जो होता है वो प्राप्त होता है गैलेना से और बहुत ईजिली प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राचीन समय से ही सीसा धातु का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत इजीली ये प्राप्त हो जाता है। जो विधि है गैलेना से सीसा प्राप्त करने की वो इजी है। इल्मेनाइट की बात करें तो इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का अयस्क है। टाइटेनियम इल्मेनाइट से प्राप्त होता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 359, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यक होते हैं। देखिए अमीनो अम्ल भी इन्हें कहा जाता है, एमिनो एसिड भी कहा जाता है और प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। और प्रोटीन जो बनता है वो 20 एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। तो 20 एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसके अंदर की कोबाल्ट पाया जाता है और किसी विटामिन में कोबाल्ट नहीं पाया जाता। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, वो तत्व जो कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड के सभी तारों की शक्ति का या ऊर्जा का या ऊष्मा का स्रोत है। उसी के जलने से वो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और जो तारे हैं वो प्रकाश पाते हैं, ऊष्मा पाते हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। तो ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो है हाइड्रोजन। वहीं पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। ध्यान दीजिएगा, तत्व की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन सर्वाधिक तत्व जो है पृथ्वी पर
पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। शुद्ध जल होता है, जानिएगा शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। पीएच मान में 7 जो जिसका पीएच होता है वो शुद्ध जल माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। निम्न में से मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो आप अगर सीधे नहीं बता पाए तो इसमें देखते हैं कि कार्बन जो है मानव निर्मित नहीं है, सोना मानव निर्मित नहीं है, कैल्शियम मानव निर्मित नहीं है, तो कैलिफोर्नियम जो है वो मानव निर्मित एक तत्व है। निम्नलिखित में से किसका मांस सफ़ेद मांस कहा जाता है? तो सफ़ेद मांस कहा जाता है मुर्गी के मांस को। मुर्गी का जो मांस होता है जिसे चिकन भी कहा जाता है, सफ़ेद मांस भी उसे कहा जाता है। गाय का मांस जो होता है बीफ कहलाता है और सुअर का मांस जो होता है पोर्क कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मधुमक्खियों के शहद व छत्ते का निर्माण कौन करता है? तो मधुमक्खियाँ जो होती है उनके अंदर कार्य विभाजन बहुत शानदार पाया जाता है। उनमें राजा नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, उनमें रानी होती है और रानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही जो होती है अंडे देती है और उसी से बच्चे निकलते हैं। और जो बच्चे निकलते हैं वो 2 श्रेणियों में बचते हैं। एक या तो वो सैनिक होते हैं जो कि रक्षा करते हैं और दूसरे वो जो कि श्रमिक होते हैं, वो जो कि कार्य करने का काम करते हैं। तो ये श्रमिक जो होते हैं वो छत्ते का निर्माण भी यही करते हैं और शहद का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, केंचुए द्वारा जो खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर कहा जाता है। और जो केंचुआ खाद होता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद, और केंचुआ खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसे उद्यानिकी कहा जाता है। खासकर जो गार्डनिंग बागबानी होती है जिसमें फूलों के और सजावटी पौधे लगाए जाते हैं वो होता है। पिसीकल्चर की बात करें तो मछली पालन पिसीकल्चर होता है। और ऑर्वेलिकल्चर की बात करें तो वृक्षों के बारे में यानी वृक्ष उत्पादन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो ऑर्वेलिकल्चर कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो साइलो क्या है? साइलो ये एक एग्रीकल्चर से संबंधित टर्म है। तो ये जुताई का उपकरण नहीं है, कटाई का उपकरण नहीं है, कटाई के समय का एक त्योहार नहीं है। ये फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह हैं। बड़े भंडार गृह हैं मतलब बहुत बड़ा आकार के जो हैं भंडार गृह बनाए जाते हैं, वेयर हाउस बनाए जाते हैं। अगर आपने देखे हो तो फैक्ट्री जैसे दिखाई देते हैं और स्टील के चादरों के होते हैं इस टाइप से, और ऊपर से इनका जो होता है इस टाइप से ये होते हैं। और ये जो कहलाते हैं गोल होता है, ये ऊपर से पूरा ये गोल होते हैं और ये जो कहलाता है साइलो कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है? तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जिसमें नाइट्रोजन होती है वो यूरिया है। लगभग 46% इसके अंदर नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। तो यूरिया जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से कीटनाशी रसायन कौन सा है? तो वो कौन सा रसायन है जो कि कीटनाशी है? तो सुपर फास्फेट जो है, सिंगल सुपर फास्फेट इसे कहा जाता है। ये एक प्रकार का उर्वरक है, ये कीटनाशी नहीं है। पोटेशियम सल्फेट कीटनाशी नहीं है। अमोनियम क्लोराइड कीटनाशी नहीं है। मेलाथियन जो है कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पशुओं में होने वाला खुरपका रोग किसके कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, खुरपका जो रोग होता है वो कीट के कारण नहीं होता, प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता, जीवाणु के कारण नहीं होता। ये एक विषाणु यानी कि वायरस जनित एक रोग है जो कि पशु के अंदर होता है। पशुओं में खासकर गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, सुअर में, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उनमें ये खुरपका मुंहपका रोग होता है। और पूछा जा सकता है किस में होता है? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में ये होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। देखिए, क्या होता है जब किसी धातु में से या फिर किसी पदार्थ में से विद्युत एक तरफ से होकर दूसरी तरफ गुजरती है, यानी कि जो धातु विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन उस धातु के अंदर कुछ मात्रा में विद्युत का प्रतिरोध भी किया जाता है। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी से संबंधित होता है। देखिए होता क्या है, ये एक नियम है। इसके अनुसार ये होता है कि जो तार या जो पदार्थ है जिसमें से कि विद्युत प्रवाहित होती है उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होगा कि तार जितना लंबा होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध उतना अधिक होगा।
ठीक है, क्योंकि लंबाई के गुणनफल में विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो होता है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध लंबाई के गुणनफल में बढ़ता है, यानी जितना लंबा तार प्रतिरोध उतना अधिक। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ें जुड़ी रहती है, वो यही रहती है कि देखिए प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। आखिर इसे समझ लीजिए। देखिए जैसे ये तार है, अगर इसे हम चौड़ा करके देखेंगे तो इस टाइप का हमें दिखाई देगा, ये वाला। तो ये जो तार होता है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ये इसकी देखिए, ये इसकी अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसके व्यतिक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। व्यतिक्रमानुपाती यानी कि उल्टा। ध्यान दीजिएगा, लंबाई का अनुक्रमानुपाती यानी कि जैसे 5 मीटर लंबा तार है तो गुणा कर देंगे 5 का, किसमें, तो उसका प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसका जो प्रतिरोध होता है सिंपल सा, उसमें जितना लंबा होगा उसके अनुक्रमानुपाती यानी उसके गुणनफल के रूप में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होता चला जाएगा। और यही दो चीज़ें कहलाती है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। यानी कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और मोटाई के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो जो मोटा तार होता है वो कम प्रतिरोध का होता है, और जो पतला तार होता है और वो जो होता है अधिक प्रतिरोध का होता है, लंबा तार और पतला तार। और इसके विशिष्ट अगर SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक है ओम -1 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो पहले ये समझ लें कि फैराडे के नियम जो होता है उसी के आधार पर विद्युत मोटर, माफ़ कीजिएगा, जनरेटर और डायनेमो बना है। जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है जनरेटर। तो ये जो बना है फैराडे के नियम के हिसाब से बना है। तो इसमें जो है गैसों की अभिक्रिया से इसका कोई मतलब नहीं, गैसों के दाव से इसका कोई मतलब नहीं, तापमान दाव से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस से इसका आशय है। चलिए, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। डार्विन का जो बहुत फेमस सिद्धांत है जिसे कि कहा जाता है एवोल्यूशन, यानी कि जो उन्नति हुई है या विकासवाद के नाम से जिसे जाना जाता है, जीवों के विकासवाद के नाम से, वो उसके बारे में बताता है। और ये जो पुस्तक हुई थी 1859 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और ख़ासकर जो है 24 नवंबर 1859 को ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। संभवतः आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, संभवतः नहीं सुना होगा। तो आपने सुना होगा कि फल जो होते हैं कार्बाइड से पके होते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका यूज़ फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अधिकतर जो हमारे पास फल आते हैं, हम घरों में जिन फलों का यूज़ करते हैं, जो मार्केट से लेकर हम आते हैं, वो 90% या 99% या 100% ही कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, वो सब के सब कैल्शियम कार्बाइड से पके होते हैं, जो कि एक प्रकार का रसायन होता है और तो ये थोड़ा शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। अंतिम प्रश्न की बात करें तो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उससे क्या कहते हैं। यानी 1 वोल्ट का विभवांतर हुआ और उससे जो विद्युत धारा त्वरित होगी, यानी उसके चाल में जो वृद्धि आएगी, और उससे 1 इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसे कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, उसे कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम और अच्छा इस आपके लिए कर सकें। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।